हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2017 रिलीज्ड सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है लेट्स प्ले। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे घर से, जहां हम एक कार्तिक नाम के आदमी को देखते हैं पागलों की तरह भटकते हुए। वो घायल था और डरा हुआ भी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था ऐसे वो किसी से भागने की कोशिश कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, मगर लाख कोशिश करके भी एक इंच भी आगे बढ़ नहीं पा रहा था वो, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति उतनी ही तेजी से उसे पीछे की तरफ खींच रही थी। फाइनली काफी स्ट्रगल करने के बाद जब वो आजाद होता है तो एक कोने में जाकर छुप जाता है और देखता है उसके पैर से खून बह रहा है, चलने की ताकत भी नहीं है उसमें। उधर ठीक इसी समय उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसी के नाम से पुकार रहा था। किसी लड़की की आवाज थी ये। कार्तिक शायद जानता था ये कौन हो सकता है, मदद भी करना चाहता था, मगर आगे बढ़ते ही उसे वो लड़की नजर आती है जिसे कोई तुरंत ही पीछे खींच लेता है। दूर से सिर्फ उसकी भयानक चीखें ही सुनाई देती है कार्तिक को, जिससे उसकी रूह तक कांप उठती है। डर से बर्फ बन जाता है वो। उसे बहुत अच्छे से पता था इसके बाद उसकी बारी है, यही सब कुछ उसके साथ भी होने वाला है, मगर इस सोच से ही जैसा और सहम जाता है वो। मौत को इतना करीब देखकर भी भाग नहीं पाता। उसके हाथ पैर और दिमाग कुछ भी काम जो नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी ये हालत आखिर हुई कैसे? वो लड़की कौन थी और क्या चल रहा था इस घर में? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने हम पहुंच जाते हैं 6 घंटे पहले, जब कार्तिक ने पहली बार इस घर में अपना कदम रखा था। हमें पता चलता है वो एक डॉक्टर है और एक केस के सिलसिले में मनाली जा रहा था, मगर बीच में अचानक तूफान शुरू हो जाता है और उसकी गाड़ी अटक जाती है। ऐसे में उसे कुछ ही दूरी पर यह घर नजर आता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही अंदर घुस आता है। बाहर से यह घर कंप्लीटली अबांडन्ड लग रहा था, खंडर जैसा, पर सरप्राइजिंगली घर का इंटीरियर बिल्कुल इंटैक्ट था, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसे घर में अभी भी कोई रहता हो। आवाज लगाने पर कार्तिक को रिस्पांस भी मिलता है। पता चलता है उसके जैसे और भी 3 लोग ऑलरेडी यहाँ फंसे हुए हैं, अयान, रिशा और रानी। इनमें से अयान और रिशा एक कपल है, बट क्लियरली उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। सबके सामने ही झगड़ने लगे थे वो। एक्चुअली अयान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसे जितना जल्दी हो सके निकलना था इस घर से। वैसे जल्दी तो सबको ही थी, मगर जब तक तूफान रुक ना जाए वो कुछ नहीं कर सकते, तो फालतू में मूड खराब करने से क्या फायदा। इसलिए रानी अपनी फनी बातों से सिचुएशन को जितना हो सके लाइट करने की कोशिश कर रही थी। वो सबसे पहले आई थी इस घर में, तो तब कुछ चीजों पर नजर पड़ी थी उसकी। ढेर सारे लेटर्स और एक कार्ड। ये लेटर्स किसी धर्मचांद के नाम पर था और ऑलमोस्ट 60 साल पुराना था, मगर एक भी लेटर ओपन किया नहीं गया था। मतलब इतने सालों में कोई नहीं आया इस घर में, इसका मालिक भी नहीं। लेकिन तो फिर फ्रिज में दूध कहां से आया? किचन में शुगर, कॉफी, ये सब कैसे है? Isn't it strange? दूसरी तरफ उसे एक बैग भी मिलता है जिसमें जो फोन था वो भी काफी पुराना था, एटलीस्ट 20 साल पुराना तो होगा ही, मगर कोई अपना सामान छोड़कर क्यों जाएगा? यहाँ पर अयान एक बहुत ही अजीब बात बोलता है कि शायद वो कभी बाहर जा ही नहीं पाया इसलिए। ऑफ कोर्स वो मजाक कर रहा था, मगर उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उनके तकदीर में आखिर यही लिखा है। ये मजाक ही सच होने वाला है उनके लिए। फॉर नाउ उन्हें लगता है कि कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा यहाँ, शायद उन्हीं की तरह तूफान की वजह से कहीं और फंस गया होगा, आ जाएगा कुछ ही देर में। वैसे भी यहाँ कोई शौक से रहने तो आएगा नहीं, इतने सुनसान जगह पर भला कोई इंसान कैसे रह सकता है। कुछ देर आपस में बात करने के बाद वो लोग सभी अलग होकर घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। कार्तिक अपने घर में कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसके फोन पर कोई सिग्नल ही नहीं था। अचानक उसे बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है, तो वो जाता है चेक करने, और बाहर जो उसे दिखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे टेबल पर रानी की लाश दिखती है, जिसका किसी ने बहुत ही बेरहमी से खून किया था। खून से लथपथ पड़ा था उसका शरीर। तब तक अयान और ऋषा भी वहां पहुंच चुके थे और लाश को देखकर उनकी बोलती भी बंद हो चुकी थी। अयान को लगता है ये जरूर किसी जंगली जानवर का काम होगा,
तूफान की वजह से जरूर कोई भालू घर में घुस आया होगा। उन्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना चाहिए। मगर ऋषा राजी नहीं होती। खतरा बाहर भी तो हो सकता है ना। कार्तिक कहता है उन्हें घर में ही किसी कमरे में छुप जाना चाहिए। वो लोग 3 हैं, एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जरूरत पड़ी तो लड़ सकेंगे उस जानवर से और फिर तूफान रुकते ही निकल जाएंगे। ऐसे वो लोग एटलीस्ट जिंदा तो रहेंगे। उन्हें लग रहा था वो लोग मिलकर खतरे का सामना कर सकते हैं, मगर इसके बाद जो होता है उससे पूरा खेल ही पलट जाता है। वो लाश अचानक ही गायब हो जाती है उनके आंखों के सामने से। मगर कैसे और कहां? कार्तिक को एक पॉइंट पर तो ऐसा भी लगने लगता है कि रानी जरूर उनके साथ मजाक कर रही होगी, कोई प्रैंक होगा ये। मगर उसकी लाश जिस हालत में थी वो कोई नाटक कैसे हो सकता है? वो ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? खिड़की दरवाजे सब बंद है, कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं। तो फिर इसका एक ही जवाब हो सकता था, ये घर हॉन्टेड है, कोई इविल स्पिरिट है यहाँ। ये कोई जानवर का काम नहीं। यहाँ आने के बाद से जो जो चीजें उन्होंने देखी, जो फैक्ट्स उन्होंने इग्नोर करी है, वो सभी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। इस सच को वो लोग कैसे झुठलाएंगे? ऋषा डर से रोने लगी थी, मगर अयान इतना सब कुछ देखकर भी उसे यकीन नहीं होता। वो अकेले ही कमरे में चला जाता है सामान लाने और उसके जाते ही कुछ देर बाद ही सुनाई देती है उसकी चीख। जब ऋषा और कार्तिक उसे ढूंढने जाते हैं, उन्हें अयान कॉरिडोर पे मिलता है। वो जिंदा था मगर कंप्लीटली ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था। वो कहता है जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, किसी के खुसफुसाहट जैसे, और जैसे ही वो पलटता है कोई उस पर झपट पड़ता है, उसके पैर को काट कर जख्मी कर देता है। अयान उसे देख तो नहीं पाया, मगर वो इतना श्योर है कि वो कोई जानवर नहीं था। फाइनली उसे भी यकीन हो चुका था कि ऋषा सही कह रही है, ये घर हॉन्टेड है और जो कोई भी यहाँ है वो उन्हें बाहर जाने नहीं देगा। मगर उन्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कार्तिक को एक कमरे में थोड़ी बहुत नेटवर्क मिली थी तो वो वहां जाता है किसी को कॉल करने। इधर आयन की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, वो हिल नहीं पा रहा था। तो वो ऋषा को अपना फोन देकर अयान के साथ भेज देता है, जिससे वो उसके एक दोस्त को कॉल करके मदद बुला सके। और वैसे भी उसके साथ रुकेगी तो कोई प्रॉब्लम आने पर अयान उसे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। ऋषा जाना तो नहीं चाहती थी, मगर कॉल करना जरूरी था, इसलिए वो और कार्तिक उस कमरे में जा पहुंचते हैं। मगर इस बार उन्हें यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिलता, उल्टा सुनाई देती है रेडियो की आवाज जो दीवार के उस पार से आ रही थी। 1940s का न्यूज़ चल रहा था उसमें। मगर जब घर में कोई है ही नहीं तो इस रेडियो को ऑन किसने किया? कौन सुन रहा है इसे? या फिर कोई है? जब ऋषा और कार्तिक बहुत ध्यान से यही समझने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक ही दीवार से एक हाथ निकल आता है और ऋषा पर हमला कर देता है। हड़बड़ी में कार्तिक के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया था, इसलिए अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब तक उसने टॉर्च ऑन करके देखने की कोशिश करी तब तक ऋषा गायब हो चुकी थी, कहीं नहीं थी वो। कार्तिक दीवार के उस तरफ जाके भी ढूंढता है उसे, मगर वो कमरा कंप्लीटली खाली था। बस एक टोटेम घूम रहा था जमीन पर अपने आप ही। इस सबसे कार्तिक ऑलरेडी काफी घबरा चुका था। ऊपर से जब एक डिमोनिक वॉइस उसके कान में खुसफुसाता है, लेट्स प्ले, उसकी हालत और खराब हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है मगर नोटिस नहीं करता उसके ठीक पीछे एक हाथ उसी की तरफ बढ़ रहा है, जो देखते ही देखते उसे पकड़ लेता है, खींच कर ले जाने की कोशिश करता है किसी दूसरे दुनिया में। मगर कार्तिक ऐसा होने नहीं देता। वो काफी स्ट्रगल करता है एंड फाइनली खुद को छुड़ाकर एक कोने में जाकर छुप जाता है। ये वही सीन था जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जैसे कि हमने देखा, कार्तिक ऋषा को बचाने की कोशिश भी करता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता, डर से कांपने लगा था वो। ऐसे में अचानक उसे उस रेड कार के बारे में याद आता है जिसकी जिक्र रानी ने करी थी। अभी यहाँ से निकलने का बस वही एक रास्ता हो सकता है, उसे किसी तरह उस गाड़ी तक पहुंचना ही होगा। मगर कैसे? वो इविल स्पिरिट उसे जाने दे तब ना। कॉरिडोर में निकलते ही कार्तिक को फिर से वही आवाज हॉन्ट करने लगती है, लेट्स प्ले, और अंधेरे कोने से कोई बॉल भी थ्रो करता है उसके तरफ।
कार्तिक को पता था यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला, मगर वो हार भी नहीं मानता। झट से छुप जाता है एक कोने में, मगर वही रानी की लाश पड़ी है ये उसे पता नहीं था। वो लाश पहले से भी ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था उसकी आंखें जैसे कार्तिक को ही घूर रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी कुछ बोलने वाली है वो। एक ऐसे लाश के पास बैठना कोई आसान काम नहीं था, मगर फिर भी कार्तिक वही करता है। सांस रोककर इंतजार करता है उस आवाज के फेड हो जाने तक, और जैसे ही वो होता है कार्तिक निकल पड़ता है गराज की तरफ। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, खून बह रहा था बहुत, इसीलिए वो जल्दी भाग नहीं पाता। एक पॉइंट पे तो गिर भी जाता है और तभी अपने सामने उसे दिखाई देता है अयान। बहुत बुरी तरीके से घायल था वो भी, सिर्फ पैर पे नहीं, अभी उसका पूरा शरीर ही खून से लथपथ था, मर रहा था बेचारा। कार्तिक बहुत कोशिश करता है उस तक पहुंचने की, मगर उससे पहले ही एक काली परछाई उसे अंधेरे में खींच ले जाती है। रह जाता है तो बस उसका कटा हुआ हाथ। कार्तिक जानता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बॉल फिर से पीछा करने लगा था उसका, तो वो और वेट नहीं करता, जैसे तैसे खुद को संभालता है और गैराज तक जा पहुंचता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी चाबी शायद घर के अंदर ही रह गई थी और बाहर फिर से जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो गाड़ी के अंदर ही ढूंढने लगता है, शायद मिल जाए, और उसी चक्कर में कुछ पुराने पेपर कटिंग्स हाथ लगते हैं उसके 1937 के, और उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर कार्तिक का होश उड़ जाता है। उसे पता चलता है ये पूरा खेल असल में रानी का है, वो ही हॉन्ट कर रही है इस घर को। पता चलता है वो ही है इस घर की लास्ट ओनर जिसकी मौत 1937 में हुई थी। अकेले रहती थी बेचारी, जरूरत के वक्त उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, और उस समय इस तरफ कोई आता जाता भी नहीं था। ऐसे में जब वो बीमार पड़ी तो उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में अकेले घुट घुट कर मरना पड़ा उसे, और उसकी आत्मा रह गई इसी घर में। जो दर्द उसे मिला था, जो अकेलापन उसे झेलना पड़ा था, उसका बदला वो इस लॉज में आने वाले लोगों से लेने लगी। जब भी इस लॉज को रीओपन करने की कोशिश करी गई, उन्हें रानी का भयानक रूप दिखा। कुछ लोग तो फिर भी जिंदा बाहर निकल पाए, तभी तो इस लॉज के हॉन्टेड होने की खबर बाहर रिवील हुई, मगर ज्यादातर लोगों को वो भी नसीब नहीं हुआ। रानी के अतृप्त आत्मा का शिकार बनना पड़ा उन्हें। उसके गुस्से और नफरत के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। आज शायद अयान, ऋषा और कार्तिक भी उसी लिस्ट में शामिल थे। कार्तिक जब वो पेपर कटिंग्स पढ़ रहा था तभी उसे अपने पीछे रानी की आत्मा नजर आती है, जो अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो अचानक ही कार्तिक पर हमला कर देती है और उसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं, स्पेशली दी एंडिंग। रानी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, मे बी उसके पास्ट के कुछ ग्लिम्स मिलते तो और अच्छा होता, मगर इस सब के अलावा भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, स्कैरी है और जंप स्केयर सीन्स तो बहुत सारे हैं। एक हॉरर मूवी से और क्या चाहिए। मुझे तो काफी अच्छी लगी। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने जरूर इस फिल्म को देखा होगा, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एक बार जरूर चेक करना। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।